चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। बिना सास के ससुराल में बहू ने की लाखों की शॉपिंग। पापा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। पूनम बेटा, कितनी बार कहा है तुम्हें, ऐसी छोटी मोटी रकम के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा वॉलेट अंदर ही रखा है, जितने चाहिए उसमें से ले लो। मेरी तरफ से भी 5,000 रखो और अच्छे से शॉपिंग करना। और हाँ, लोकल मार्केट से लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना, यही घर के पास एक चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। नया मॉल खुला है, वहाँ जाना, वहाँ के कपड़ों की क्वालिटी काफी अच्छी है। और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे कॉल कर देना। आप लोग बहुत अच्छे, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतने अच्छे पापा और इतने अच्छे भैया मिले हैं। अपने भाई और पिता के वॉलेट से ढेर सारे पैसे लेकर पूनम अपनी सहेलियों के साथ नजदीकी मॉल में जाकर ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करने लगती है। तो वहीं घर की सफाई करने के बाद घर की सबसे बड़ी बेटी सुधा जब अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है तो ये क्या, ये सूट तो काफी छोटा हो गया और ये वाला फट गया है और इस वाले की तो हालत ही खराब है और एक तो धुलने के लिए गया है और एक जो मैंने पहना है बस यही बचा है। मेरे पास तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। लगता है अब मुझे भी थोड़े कपड़ों की शॉपिंग करनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। सुधा कपड़ों की शॉपिंग के लिए पैसे मांगने कैलाश के पास आती है। पापा, मेरे पास सारे कपड़े छोटे हो गए हैं और फट गए हैं, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। शाम को बाजार लगेगा ना, तो वहां से कुछ कपड़े ले आऊंगी। अरे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जाकर अपनी माँ से मांग लो। आपके पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है और आपने अभी तो पूनम को इतने सारे पैसे दिए थे, मुझे तो 1,000 रुपए ही चाहिए। तू अपना मुकाबला मेरी बेटी से मत किया कर, समझी? उसने और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। अब जा यहाँ से। सुधा अब अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि तभी वहां ममता आती है। सुधा बेटा मत रो, तू तो जानती है ना अपने पापा को कि वो कैसे हैं। मेरे पास भी इस वक्त पैसे नहीं है, वरना मैं तुझे दे देती। पूनम के कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं वो लेके आती हूँ। मैं और पूनम हम दोनों ही इस घर की बेटियां हैं, लेकिन फिर हम दोनों में इस तरह भेदभाव क्यों किया जाता है। पूनम ने शॉपिंग के लिए 5,000 रुपए चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो मांगे और पापा भैया ने उसे 20-25 हजार रुपए दे दिए। लेकिन जब मैंने 1,000 रुपए मांगे तो उन्होंने मुझे डांट दिया। पापा और भैया को देख देख कर मुझे अब धीरे धीरे मर्द जात से नफरत हो रही है। दरअसल सुधा कैलाश की सगी बेटी नहीं थी। ममता के पति आलोकनाथ की सुधा के पैदा होने के 2 साल बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते ममता के घर वालों ने ममता की शादी कैलाश से करवा दी थी। आपने तो पूरे कमरे में कागज ही कागज फैला रखे हैं। हाँ, ये सारे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर हैं। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम्हारे पहले पति आलोकनाथ की कोई जायदाद वगैरह थी या नहीं जो उन्होंने सुधा के नाम पर करी हो? हाँ, उनकी जायदाद है और उन्होंने वो सुधा के पैदा होते ही उसके नाम कर दी थी। जब सुधा 18 साल की हो जाएगी ना, तब उसका उस पर लीगल अधिकार होगा। कैलाश को जब सुधा के नाम की जायदाद के बारे में पता चलता है तो वो करोड़ों की निकलती है, जिसके लालच में आकर कैलाश वकील को पैसे खिलाकर एक झूठी जायदाद के पेपर तैयार करवाता है। बस अब कुछ सालों का और इंतजार है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। ऐसे ही सुधा इन कागज पर साइन करेगी तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये कागज बनाए हैं मैंने। सुधा के नाम पर जो वसीयत है उसे देखकर तो वकील ने कागज बनाने से साफ इनकार कर दिया था। इन कागज को संभाल कर रखना पड़ेगा, अगर इन्हें नहीं कुछ हो गया तो दोबारा से कागज नहीं बन पाएंगे। कैलाश फिलहाल के लिए उन कागज को बिस्तर पर रखकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम पर चला जाता है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सुधा अपनी माँ के साथ बैठकर आंगन में आग जलाकर हाथ ताप रही होती है कि तभी जैसे ही आग बुझने को आती है तो सुधा कागज को ढूंढते हुए कैलाश के कमरे में आती है और बिस्तर पर रखे उन कागजों को ले जाकर आग में जला देती है। और जब यह बात कैलाश को पता चलती है तो वो उसे सुधा को गुस्से में थप्पड़ मार देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह कोई छोटे बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? और क्या था उन कागज में जो आप इतने गुस्से में? अगर इतने जरूरी थे तो आप मुझे दे देते, मैं संभाल कर रख देती। चुप करो, तुम्हारी गलती की वजह से इसलिए तो उन कागज को जलाया। तुम क्या अंधी हो गई थी, दिखाई नहीं दिया जब ये उन कागज को जला रही थी? इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, वो तो पड़ोस वाली आंटी से बात करने में लग गई थी, उनका ध्यान नहीं गया। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। कैलाश की सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी कि सुधा की हरकत के बाद कैलाश सुधा से नफरत करने लगता है। तो वहीं जब कैलाश के अपने बच्चे संजय और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो पूनम पैदा होते हैं तो वो उन तीनों में भेदभाव करता है और बेचारी ममता अपने पति के चलते अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती। खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी था और ये पुडिंग, ये तो मुझे काफी अच्छी लगी। अगर मेरी बिटिया रानी को पुडिंग इतनी पसंद आई है तो मैं एक और मंगवा देता हूँ। पापा, मुझे तो ये रसमलाई काफी अच्छी लगी, मेरे लिए भी एक रसमलाई मंगवा दीजिए ना।
तुम्हारा पेट है या कुआं? इतना भर भर कर ठूस आए फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? कैलाश की ऐसी बातें सुनकर सुधा को काफी बुरा लगता है, तो वहीं ममता को भी ये सब पसंद नहीं आता। डिनर के बाद पूरा परिवार वॉक करने के लिए एक बाजार में जाता है, जहां सुधा को एक काफी अच्छी ड्रेस पसंद आती है। ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है ना, सिर्फ 300 रुपए की है। माँ ये दिला दीजिए ना। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा सुंदर है, तुमसे ज्यादा तो ये मुझ पर अच्छी लगेगी। पापा मुझे ये ड्रेस लेनी है। तुम्हारे पास तो इतनी सारी ड्रेस है, तुम कुछ और ले लो ना, मुझे ये लेने दो ना। वैसे भी मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मैं उस दिन ये पहन लूंगी। मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। पापा आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रहे? ये ड्रेस तो मैं ही लूंगी। मेरी बहन ने कह दिया ना कि ये ड्रेस यही लेगी तो यही लेगी। सालों से तो सुधा पूनम के उतरे हुए कपड़े ही पहनती आ रही है, कभी तो उसे कुछ नया दिला दीजिए। ये उतरन पहनने के लिए ही पैदा हुई है, इसके लिए मैं शॉपिंग करूंगा। इतने फोकट के पैसे नहीं है मेरे पास। कैलाश सुधा के सामने ही वो ड्रेस खरीद कर पूनम को दे देता है, जिसे देख सुधा का दिल काफी जलता है। अपने पिता और भाई की इन हरकतों से अब समय बीतने के साथ साथ सुधा को मर्द जात से नफरत होने लगी थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज पंडित जी एक काफी अमीर घर का रिश्ता लेकर कैलाश से मिलने के लिए आते हैं। कैलाश जी, भगवान की कृपा से पूनम बिटिया के लिए काफी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। अच्छा रिश्ता मिला है। लड़के की खुद की कंपनी है, लाखों का कमाता है, और तो और परिवार इतना अच्छा है कि दहेज भी लेने के खिलाफ है वो। आज के जमाने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, पता नहीं था। पंडित जी अब जल्दी से उन लोगों से बात करिए और मिलने का मुहूर्त निकलवाइए। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, जिस लड़की से आपके बेटे का रिश्ता होगा वो घर का बड़ा बेटा है और उसके 3 भाई भी है, साथ ही साथ उनकी कोई बहन भी नहीं है, और मिथिलेश जी की पत्नी सालों पहले स्वर्गवासी हो गई थी। अरे इसका मतलब उस घर में एक भी औरत नहीं है? पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस घर में एक भी औरत नहीं है वहां मैं अपनी बेटी को कैसे भेज दूं? मैं अपनी फूल सी बेटी को ऐसे घर में नहीं भेज सकता। लेकिन सुधा के लिए रिश्ता बिल्कुल सही है। ये आप क्या कह रहे हैं? भले ही सुधा आपकी सगी बेटी ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिस घर में एक भी औरत नहीं है मैं उसे वहां कैसे भेज दूं? अरे तो वो लोग दहेज भी तो नहीं ले रहे हैं, और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो किसी औरत से भरे परिवार में अपनी बेटी की शादी खुद करना। मैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं लगाऊंगा। हाँ हाँ मैं कर लूंगी। वैसे भी इसके पिताजी इसके लिए काफी जायदाद छोड़ कर गए हैं। खबरदार जो उस जायदाद में से 1 रुपए लेने की कोशिश करी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर भटकना इस उम्र में। चक्कर चला रहा हूं कि मैं कैसे उस जायदाद को अपने नाम करवाना। ममता का कोई नहीं था, इसलिए वो तलाक के नाम से काफी डर जाती है और चाहकर भी अपनी बेटी सुधा के लिए कुछ नहीं कर पाती। सुधा हर रोज की तरह किचन में काम कर रही होती है कि तभी वहां पूनम आती है। अच्छा है, अच्छा है। जितना काम करोगी उतना सही है। वैसे भी तुम्हारे होने वाले ससुराल में एक भी औरत नहीं है तो सारे काम तो तुम ही करने होंगे। पूनम की बात सुनकर सुधा जल्दी से अपनी माँ के पास आती है, जहां ममता से उसे सारी बात पता चलती है। सुधा बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। माँ आपने वैसे भी आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, आप तो बस मजबूर ही मजबूर हो। सुधा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वही जब ये बात सुधा पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली ट्विंकल को बताती है। यार घर में एक भी औरत नहीं है, चारों तरफ सारे मर्द ही मर्द होंगे। पता नहीं उनकी नजर कैसी होगी। तू जरा बचकर रहना, और कुछ हो तो मुझे फौरन कॉल कर देना। अपने सौतेले बाप और भाई की हरकतों को देख देख कर मुझे तो मर्द जात से नफरत हो गई है, और अब मुझे ससुराल ऐसा मिला है कि सिर्फ उसमें मर्द ही मर्द हैं। सास बिना ससुराल में मैं कैसे रहूंगी। सुधा काफी परेशान होती है, तो वहीं अब कुछ समय में सुधा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और आज सुधा के ससुराल से उसका शादी का जोड़ा आता है, जिसे देख पूनम हंसते हुए। ये भी कोई शादी का जोड़ा है? कितनी बुरी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। चॉइस है इनकी। मायके में तो तुझे कभी नए कपड़े मिले नहीं, ससुराल में भी तेरा यही हाल होगा। मुझे तो लगता है ये तेरी मरी हुई सास के जमाने का शादी का जोड़ा है। पूनम की ऐसी बातें सुनकर सुधा का और दिल दुखता है, और अब इसी तरह समय गुजरता है और सुधा और संदीप की धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई के बाद सुधा अपने सास बिना ससुराल पहुंचती है। दहलीज पर सुधा के सभी देवर और ससुर हाथ में पूजा की थाली लिए गृह प्रवेश की तैयारी करके खड़े होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से दाएं पैर से चावल से भरे कलश को गिराकर अंदर आते हैं। इन चीजों के बारे में सुधा को अच्छे से पता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही अब अपना गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। वेलकम होम भाभी। पता है आपके आने की खुशी में हमने खुद अपने हाथों से पूरे घर की डेकोरेशन की है। कैसी लगी आपको डेकोरेशन भाभी? आप आ गई हो ना, तो आप मेरे साथ रोज शाम में वीडियो गेम खेलना। आप ही मेरी पार्टनर हो।
नहीं भाभी, आप मेरे साथ शाम में बाइक राइड पर चलना, आपको मैं बाइक पर ही सारा शहर घुमा दूंगा, आपका ये देवर राइडर जो है। अरे अरे, सुधा को तो बोलने का मौका दो, देखते हैं सुधा अंकुर के साथ गेम खेलेगी या कार्तिक के साथ बाइक राइड पर जाएगी। बताओ सुधा, क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं ना, मुझे ना गेम पसंद है और ना बाइक पर घूमना, मैं थक गई हूँ। इतना कहकर सुधा कमरे की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर उसके दोनों देवर, अरे भाभी को क्या हुआ, हमने कुछ गलत कहा क्या? अरे अभी अभी तुम्हारी भाभी आई है, पता है शादी की थकान कितनी होती है। संदीप बेटा जाओ, तुम भी जाकर आराम कर लो और कुछ जरूरत हो तो बता देना। संदीप कमरे में आ जाता है और अब दोनों पति पत्नी अपनी रात गुजारते हैं। अगले दिन सुधा सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और अब रसोई में जाकर पहली रसोई की तैयारी करती है। इतने सारे मर्द हैं घर में, एक भी अगर 10 पूरी खाएगा तो मुझे कम से कम 40 से 50 पूरी बनानी पड़ेगी। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अगर कम से कम मेरी सास होती तो वो थोड़ी बहुत मदद तो करवाती। सुधा परेशान होते हुए खाना बनाने लगती है कि तभी सुधा के दोनों देवर अंकुर और कार्तिक रसोई में आते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी रसोई में ही मिलेंगी। भाभी, आपने तो खाने की तैयारी भी कर दी। मैं जानता हूँ हम लड़के लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं, इसलिए हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। क्या कहा? मदद? इसका मतलब तुम दोनों को खाना बनाना आता है? हाँ भाभी, माँ के जाने के बाद हम ही खाना बनाते थे। माँ के जाने के बाद सब कुछ सीखना पड़ा। पापा नहीं हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। वो तो खुद भी आना चाहते थे लेकिन उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, इसलिए नहीं आ पाए। चलिए हम आपकी मदद करवाते हैं। अंकुर कार्तिक मिलकर सुधा की खाना बनाने में काफी ज्यादा मदद करवाते हैं। जहाँ के लिए सुधा को इतना सारा खाना बनाने में 3-4 घंटे लगते हैं, तो वहीं अपने देवर की मदद से सुधा 1 घंटे में ही सब कुछ चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। तैयार कर लेती है। देखा भाभी, कितनी जल्दी सब कुछ तैयार हो गया, बस पूरियां रह गई हैं, वो भी फूली फूली निकल रही हैं। पता नहीं भाभी आज कैसे इसकी पूरियां फूली फूली निकल रही, वरना हमेशा कढ़ाई से तो पापड़ ही निकलता था। कार्तिक की बात सुनकर सुधा को भी थोड़ी हंसी आ जाती है, जिसके बाद अब सुधा सभी को खाना परोसती है। खाने के बाद मिथिलेश सुधा को सोने के कंगन देता है। बहू, ये सोने के कंगन तुम्हारी सास के हैं। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खुद अपने हाथों से इसे अपनी बहू को पहनाए। अब वो तो चल बसी, लेकिन उसकी ख्वाहिश तो हम पूरी हो सकती है ना। यह हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? तुमने इतना सब कुछ बनाया, वो भी इतना टेस्टी, ये सब तो बनता ही है। अपने पति देवर और ससुर का इतना प्यार देखकर जहां सुधा एक तरफ खुश होती है, तो वहीं अपने सौतेले बाप और भाई की हरकतों को याद करते हुए सुधा अपने देवर और ससुर से घुलने मिलने की बजाय उनसे दूरी बनाकर ही रहती है। इतना बड़ा घर है लेकिन इन लोगों से गीजर नहीं लगवाया कि हाँ ठंडी शुरू हो चुकी है। ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते कैसे थर थर मेरे हाथ कांप रहे हैं। सुधा कांपते हाथों के साथ ठंडे पानी से बर्तन धो रही होती है कि तभी मिथिलेश रसोई में आता है और अपनी बहू को इस तरह ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए देख, ये क्या कर रही हो? चलो हटो, बीमार पड़ जाओगी, मैं धो देता हूँ बर्तन। नहीं नहीं पापा जी, बहू के होते हुए ससुर काम करे अच्छा नहीं लगता, मैं धो दूंगी बर्तन। अरे बहू, ये सब पुराने जमाने की बात है और मैं तुम्हें अपनी बहू कम बेटी ज्यादा मानता हूँ। बहू के रूप में ऊपर वाले ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। हम लोगों को तो ठंडा पानी में हर चीज करने की आदत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गीजर लगवा दूंगा कल ही। चलो अब तुम जाकर आराम करो, मैं बर्तन धो देता हूँ। अपने ससुर का इतना प्यार देखकर सुधा को भी अच्छा लगता है, तो वहीं आज कार्तिक जबरदस्ती सुधा को बाइक पर बिठाकर राइड के लिए जाता है। तो भाभी, कैसा लग रहा है आपको अपने राइडर देवर के साथ? उस अंकुर के साथ तो बोरिंग वीडियो गेम खेलकर आप बोर हो जाती। चलिए अब मैं आपको मोमोज खिलाने के लिए ले चलता हूँ। धीरे धीरे कर सुधा अपने सौतेले बाप और भाई की हरकतों को भूलते हुए अब ससुर और देवर से अच्छे से घुल मिल रही थी। अरे सुधा, आगे तुम देखो, अंकुर तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया है, लेकिन देने से शर्मा रहा है। भाभी माइंड मत करना, मैं आपके लिए ये सूट लेकर आया हूँ। आज मार्केट में मुझे ये सूट दिखा तो मुझे आपकी याद आ गई। इसे पहनकर आप बहुत अच्छी लगोगी, बिल्कुल माँ की तरह। अपने देवर को नया सूट देता सुधा की आंखें नम हो जाती हैं और अब सुधा अपने बीते हुए कल को चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। याद करती है। आज त्योहार, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई नया कपड़ा नहीं आया। पूनम के लिए इतनी शॉपिंग होती है, लेकिन मेरे लिए तो कोई कुछ लाता ही नहीं है। सुधा मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाती है और अपने देवर का सूट पहनकर काफी खुश होती है। गुजरते समय के साथ साथ सुधा अब सबके साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाती है और आज उसके ससुराल वालों को सुधा के मायके से उसके भाई की शादी का इनविटेशन आता है, जिससे सुधा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अब वो अपने देवर अंकुर के साथ कुछ सामान लेने के लिए मॉल आती है। भाभी, मुझे अगली शॉप से बुक्स लेनी है, मैं अभी आता हूँ।
सुधा मॉल में घर के लिए कुछ सामान देखने लगती है कि तभी सुधा की मुलाकात उसकी सौतेली बहन पूनम से होती है। तुम तो शादी के बाद बिल्कुल वैसी ही हो, सिंपल साड़ी, ना कोई ज्वेलरी। वैसे तुम शादी में तो आओगी ना? पता है भैया ने खुद मुझे शॉपिंग के लिए पूरे 50,000 रुपए दिए हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत में शॉपिंग कहाँ। तुम्हारी शादी का लहंगा याद करके तो मुझे अभी भी हंसी आती है। वैसे शादी में कुछ ढंग का पहन कर आना, और अगर ना हो तो मुझे बता देना, हमेशा की तरह तुम्हें कोई ना कोई अपनी उतरन दे दूंगी। पूनम की बातें सुनकर सुधा को काफी दुख होता है, तो वहीं ये सारी बात अंकुर सुन लेता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत करता है। अगले दिन सुधा सबको नाश्ता दे रही होती है, तभी सुधा शाम को 5 बजे तैयार है ना? हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तुम्हारे भाई की शादी है ना? मेरे पास तो कपड़े हैं, मैं उसमें से ही कुछ पहन लूंगी। बहू, तुम्हारे भाई की शादी है और तुम उसकी बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें शॉपिंग करनी होगी। सुधा समझ नहीं पाती और अब शाम में संदीप, मिथिलेश और सुधा के दोनों देवर उसे शॉपिंग के लिए एक बड़े से मॉल लेकर आते हैं। संदीप जी, तो काफी महंगा मॉल दिख रहा है। यहाँ पर तो हर चीज काफी महंगी होगी। मैं बाजार से शॉपिंग कर लूंगी, यहाँ रहने दीजिए, खामखा खर्चा हो जाएगा। इतने बड़े परिवार की बहू होकर तुम बाजार से शॉपिंग करोगी? इतनी मुश्किल से तो मैंने इस मॉल को ढूंढा है, तुम्हारी सारी शॉपिंग होगी तो यहीं से होगी। इतना कहकर अब सभी सुधा को लहंगे के सेक्शन में ले जाते हैं, जहाँ काफी सुंदर सुंदर और महंगे महंगे लहंगे होते हैं। मैडम, आप ये लहंगा देखिए, न्यू पीस आया है और आप पर काफी अच्छा भी लगेगा। ये तो काफी सिंपल सा लग रहा है। आप वो डमी वाला लहंगा दिखाइए ना, पिंक कलर का, वो रंग तो भाभी पर काफी खिलेगा। अरे कार्तिक, वो लहंगा 80,000 का है। नहीं नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, मैं इसमें से कुछ पसंद कर लूंगी। भाभी आप भी ना चुप रहिए और मैडम आप वो लहंगा दिखाइए। कार्तिक जबरदस्ती करके सुधा के लिए वो 80,000 रुपए का काफी महंगा लहंगा खरीदता है। इससे सुधा अभी शौक नहीं थी कि तभी मिथिलेश, बहू मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में इतना पता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई के संगीत के लिए ये ड्रेस काफी अच्छी रहेगी। ये शायद इंडो वेस्टर्न ड्रेस है। अभी कार्तिक के कहने पर मैंने इतना महंगा लहंगा लिया है और अब संगीत के लिए मुझे ये लेने के लिए कह रहे हैं, और ये तो थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल में भी है। मैं इसे कैसे पहनूंगी? मैं संगीत में अपनी साड़ी में से कुछ पहन लूंगी। तुम्हें सिर्फ चीज पसंद करनी है, महंगा सस्ता छोड़ दो। और अगर मेरी बेटी होती तो भी मैं उसे यही पहनने के लिए कहता, और तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मिथिलेश जबरदस्ती सुधा को संगीत के लिए वो इंडो वेस्टर्न ड्रेस दिलवाता है, तो वहीं अब संदीप और अंकुर सुधा के लिए ढेर सारी साड़ियां और सूट निकलवाते हैं। अरे बस करिए आप लोग, शादी के लिए 2-3 जोड़े काफी होते हैं। इतने सारे कपड़े लेकर मैं क्या करूंगी? अलमारी थोड़ी ना भरनी है। भाभी लड़कियों को तो हमेशा अपनी अलमारी कपड़ों से भरी अच्छी लगती है, पता नहीं आपको क्यों अच्छी नहीं लगती। अरे और नहीं तो क्या, अंकुर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सारे सूट उसके पसंद के हैं और साड़ियां मेरी पसंद की। अब तुम जल्दी से इन्हें ट्राई करके आओ। देखते ही देखते सुधा के सामने कपड़ों का ढेर लग जाता है। अभी कपड़ों की शॉपिंग खत्म हुई थी कि संदीप और अंकुर सुधा को फुटवेयर के सेक्शन में ले जाते हैं, जहां पर एक से एक सैंडल थी। अरे कपड़े तो फिर भी ठीक है, लेकिन सैंडल लेने की क्या जरूरत है? मेरे पास रखी तो है। भला अब मेरे कोई पैरों को थोड़ी ना देखेगा कि मैं अपनी सस्ती सैंडल पहनी हूँ या महंगी। भैया भाभी तो बस आपके पैसे बचाना चाह रही हैं। भाभी इतनी सारी ड्रेस ली हैं, हर ड्रेस पर एक एक सैंडल तो लेनी होगी। एक्सक्यूज मी, आप ये सारी सैंडल दिखाइए। अंकुर तो छोटा है, लेकिन आप तो समझदार है ना, रोकिए इसे। अरे अंकुर, तुम जल्दी से टेप लेकर आओ, तुम्हारी भाभी का मुंह बंद करना है। तुम चुपचाप से बैठकर सैंडल ट्राई करो और खबरदार एक वर्ड बोला तो। एक एक कर संदीप और अंकुर सुधा को ढेर सारी सैंडल पसंद करवाते हैं और अब वो कई सारे जोड़े ले लेते हैं। और अब मिथिलेश सुधा को लेकर सीधा मॉल में बनी ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहां वो अपनी बहू के लिए गोल्ड और डायमंड के कुछ सेट निकलवाता है। पापा जी, इन लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं कुछ नॉर्मल सेट पहन लूंगी ना, गोल्ड डायमंड लेने की क्या जरूरत है? रहने दीजिए ना। अगर तुम्हारी सास होती ना तो मुझे ये सब दिलाने की नौबत ही नहीं आती। वो तो खुद चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ देती रहती। अब तुम्हारी सास नहीं है तो उसका फर्ज तो मुझे ही पूरा करना होगा। मिथिलेश के कहने पर सुधा ये अपने लिए कुछ सेट पसंद करती है और देखते ही देखते मिथिलेश उन सभी को ले लेता है। शॉपिंग खत्म होने के बाद जब सुधा सभी चीजों का बिल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सब कुछ मिलाकर लाखों में शॉपिंग का बिल आता है। ये देखकर सुधा, आप लोगों ने तो सच में हद कर दी। अगर बाजार जाते तो 4-5 हजार में शॉपिंग कंप्लीट हो जाती, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे लाखों की शॉपिंग करवा दी। चलो अब सारी शॉपिंग हो गई, जल्दी से घर चलते हैं। भाभी अभी तो बहुत कुछ रह गया है। क्यों भैया? अब क्या लेना है? कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल सब तो ले लिया, अब क्या बचा है? संदीप और अंकुर सुधा को अब एक ब्यूटी सैलून में लेकर जाते हैं, जहां वो सुधा के पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक उसका पूरा लुक चेंज करवाते हैं। मेकओवर के बाद सुधा काफी अच्छी लगती है और जब वो अब सबके साथ घर आ जाती है तो अपनी बहू को देखकर मिथिलेश, आज अगर तुम्हारी सास होती
तो तुम्हें इस तरह देखकर कितना ज्यादा खुश होती। बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं जानता हूं तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें ठीक से शादी का जोड़ा नहीं भिजवा पाए थे। हमारे घर में सभी मर्द हैं, हमें पता ही नहीं है कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पसंद आते हैं, तो हमें जो सही लगा हमने भिजवा दिया। लेकिन अब तुम आ गई हो, इसलिए अब तुम्हें जो भी खुद से पसंद हो तुम ले सकती हो। इसलिए आज हम तुम्हें साथ ले गए, वरना ये सब तो हम तुम्हें लाकर सरप्राइज देते। और हाँ, तुम्हारी बहन की उतरन पहनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उतरन? लेकिन पापा जी, इस बारे में आपको कैसे पता चला? भाभी, मैंने बताया उस दिन जब आपकी बहन आपको मॉल में मिली थी और आपको ताने दे रही थी, तो मैंने सब सुन लिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, अगर मैं चाहता तो उस वक्त सुना भी सकता था, लेकिन मैं रिश्ते की मर्यादा में रहकर चुप रहा और मैंने घर आकर सभी को ही सारी बात बताई। इतनी सी बात को लेकर सुधा के ससुराल वाले उसे लाखों रुपए की शॉपिंग करवा देते हैं। ये देख सुधा को आज पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि जितना उसने अपने ससुराल वालों को गलत समझा था वो उतने ही ज्यादा अच्छे थे। अगले दिन ही सुधा शादी के फंक्शन में जाने के लिए इंडो वेस्टर्न ड्रेस, डायमंड ज्वेलरी, सैंडल और अच्छा सा मेकअप करके तैयार हो जाती है। और जब घर वाले सुधा को इस नए लुक में देखते हैं तो, हाय भाभी, आज तो आप कतई जहर लग रही हो, जहर। अरे चल हट पगले, भाभी से कोई चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। ऐसे करके बात करता है क्या? बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, अब तो यहाँ खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा। ये जाकर अंदर से लाल मिर्च भी लेकर आएगा, बहू की नजर उतारनी है। मिथिलेश सूखी लाल मिर्च से अपनी बहू की नजर उतारता है तो वहीं संदीप सुधा के कान के पीछे काला टीका लगा देता है। जिसके बाद अब सुधा जब अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके के शादी के फंक्शन में आती है तो सुधा के माता पिता, भाई और बहन सुधा को देखकर दंग रह जाते हैं। ये सच है या मेरी आंखों का धोखा? ये सुधा ही है ना, वो गंदी सी पुराने कपड़ों में रहने वाली? इसकी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, कहीं इसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई? सुधा मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है तू। ये ड्रेस कहाँ से आई तेरे पास? तेरे पति ने दिलाई? तेरा तो पूरा हुलिया ही बदल गया है, बिल्कुल राजकुमारी लग रही मेरी बेटी। माँ, ये सब तो मेरे ससुराल वालों का कमाल है। पता है, भैया की शादी से पहले उन्होंने मुझे पूरे लाख रुपए की शॉपिंग करवाई है और मेरा मेकओवर भी करवाया। सभी लोग फंक्शन में दूल्हे को छोड़कर सुधा के आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए थे और हर कोई उसके कपड़ों और ज्वेलरी की तारीफ करता है। सुधा, पता है लोगों को तेरा ये न्यू लुक कितना पसंद आ रहा है। मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रही तू कि तू मेरी वही पुरानी वाली सुधा है। सभी को अपनी तारीफ करता देख सुधा को काफी ज्यादा खुशी मिलती है, तो वहीं सुधा से ज्यादा खुशी सुधा से ससुराल वालों को होती है। अगले दिन जब सुधा वही 80,000 रुपए का लहंगा, गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर शादी में आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं पूनम तो अपनी बहन को देखकर पूरी तरह से जल भुन जाती है। पूनम के हाथों में गिलास का जूस लेकर बस अपनी बहन को घूर घूर कर देखे जा रही थी कि तभी अंकुर गलती से शादी में घूमते हुए पूनम के लहंगे पर पैर रख देता है। ये देख पूनम, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? मेरा इतना महंगा लहंगा खराब कर दिया। पता है कितने का है? सॉरी पूनम जी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी औकात भी है इतना महंगा लहंगा लेने की? बड़े आए माफी मांगने वाले। सभी के सामने पूनम सुधा के देवर की काफी बेइज्जती करने लगती है, तो वहीं अंकुर अपनी मर्यादा में रहकर पूनम को कुछ नहीं कहता। तभी गुस्से से तिलमिलाती हुई सुधा आती है। पूनम, ये क्या तमीज है बात करने की? भूलो मत, ये मैं नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बेइज्जती सहूं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। चुपचाप से माफी मांगो मेरे देवर से। और तुम क्या 10-15 हजार के लहंगे पर इतरा रही हो? पता भी है जो लहंगा मैंने पहना है कितने का है? और ये ज्वेलरी ये सब मिलाकर 2 से 3 लाख का है, और तुम इस लहंगे के लिए मेरे देवर की बेइज्जती कर रही हो। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तो मेरी बेटी को माफी मांगने के लिए कह रही है? देखिए भाई साहब, भले ही सुधा आपकी बेटी है लेकिन वो हमारी बहू भी है और हमें ये नहीं पसंद कि कोई हमारी बहू से इस तरह बात करे। अरे तो आप अब मुझे सिखाओगे कि किस तरह से बात करनी चाहिए या नहीं? अंकल जी, आप हमसे बड़े हैं लेकिन हमें यह नहीं पसंद कि आप हमारे भाभी या पापा से इस तरह से बात करें। आप लोगों ने सुधा के साथ बचपन से काफी बुरा बर्ताव किया है, लेकिन अब और नहीं, समझे? आप लोग भले ही आप लोगों ने सुधा को वो खुशी नहीं दी हो जिसकी वो हकदार है, पर हम उसे वो खुशी देने के लिए हैं। अपने ससुराल वालों को अपनी तरफ से इतना बोलता देखकर सुधा काफी खुश होती है, तो वहीं सुधा के सौतेले बाप और बहन का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद ममता अब सुधा उसके ससुराल वालों के पास आती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे हक के लिए कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। मुझे तो हमेशा लगता था कि मुझे बिना सास नंद का ससुराल मिला है। पता नहीं इतने सारे मर्दों में मैं कैसे रहूंगी, लेकिन सच कहूँ अब मैं बहुत खुश हूँ। और होगी भी क्यों नहीं, वैसे भी सुधा को हमने बहू कम बेटी ज्यादा माना है। अंकुर और कार्तिक तो सुधा के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। आंटी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए,
हम भाभी का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं, भाभी तो हमारी दोस्त हैं, दोस्त। सबकी बातें सुनकर और ममता की आंखें भर आती हैं। और अब सुधा हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहती है। सिर्फ शॉपिंग की नहीं, जो वो ख्वाहिश सुधा की उसके मायके में पूरी नहीं हुई थी, वो ख्वाहिशें सुधा की उसके बिना सास के ससुराल में पूरी होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।